ओम नमस्ते जी। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आवाज ठीक से आ रही है? चाणक्य नीति का एक श्लोक है, दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। दुर्जनस्य दुर्जन का और सर्पस्य सर्प का, वरम सर्पो न दुर्जनः वरम सर्पः, बोले दोनों की तुलना करे, सर्पस्य दुर्जनस्य च तुलनायाम, दोनों की तुलना करे, बोले वरम सर्पः, सांप अच्छा है, न दुर्जनः, दुर्जन अच्छा नहीं है, सर्पो दशति कालेन, सांप एक बार डसता है, दुर्जनस्तु पदे पदे, लेकिन जो दुर्जन होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, वो पद पद पर हमारे साथ दुष्टता करता है। चाणक्य नीति का श्लोक है। तो दुर्जनस्य, दुर्जन शब्द हो गया दुर्जन दुष्ट मनुष्य के लिए, सर्प शब्द आ गया सांप के लिए, और दशति, दशति मतलब डसना, डंक मारना, काले न समय से, दुर्जनस्तु पदे पदे, पदे पदे इति समये समये। अभी मैं श्लोक बोलता हूं, आपको श्लोक के साथ साथ थोड़ा अर्थ समझने का वो देखना है। दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। अब मैं इसका अन्वय करता हूं। अन्वय मतलब क्या होता है? संस्कृत में एक नियम होता है, छंद के अनुसार पद रखे गए होते हैं। जब हमें समझ में नहीं आता है तो उन पदों को हम वाक्यावली में सेट करते हैं। जब वाक्यावली में सेट कर देते हैं तो वो हमें समझ में आने लगते हैं। जैसे कि मान के चलिए, राम गया था फल लेने, वहां से आया, मैंने वाक्य बोला, लेकिन मैंने इसको, अभी आपको एकदम समझ में नहीं आया, क्या शब्द इधर उधर हो गए, देखिए वहां से आया और राम फल लेने गया। अब ये वाक्य आपको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि जो शब्द थे वो मैंने पंक्तिशः लगा दिए। तो जिस तरीके से संस्कृत में वाक्यावली होती है, उनमें कई बार अन्वय करना पड़ता है, उन वाक्यों को लगाना पड़ता है। धीमे धीमे अभ्यास हो जाता है तो फिर अन्वय की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब मैं इसका अन्वय करता हूं श्लोक का। दुर्जनस्य च सर्पस्य तुलनायाम वरम सर्पः न तु दुर्जनः कालेन सर्पो दशति परंतु दुर्जनस्तु पदे पदे दशति। इसको कहते हैं अन्वय करना। अन्वय के साथ साथ में एक चीज और जुड़ जाती है, उसको बोलते हैं अध्याहार। अध्याहार, अध्याहार किसको कहते हैं? देखिए, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, उन बच्चों को कहा चलो बच्चों भोजन करने चलो, चलो बच्चों भोजन करने चलो। दो बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। फिर हमने बोला महाशय जी आप भी चलिए। कहां चलिए? भोजन करने। वो आपने जो जोड़ा ना पीछे से, कहां चलिए? भोजन करने। इसको अध्याहार कहते हैं। वाक्यावली की जो पूर्ति होती है, फिर से एक बार उदाहरण दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, आपने कहा बच्चों चलो भोजन करो। अब दो महाशय जी बैठे थे, उनको तो आपने बोला नहीं था। जब सब बच्चे चले गए तो आपने दोनों महाशय जी को बोला महाशय जी आप भी चलिए। कहां चलिए? कहां चलने के लिए बोल रहे हैं? भोजन के साथ, भोजन के लिए उनको भी चलने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वहां उनका संबंध बन रहा है। तो वो जो भोजन के लिए चलिए, हम बिना बोले बोल रहे हैं, उनको भोजन में चलिए ऐसा तो बोले नहीं। हमने कहा महाशय जी आप भी चलिए, लेकिन फिर भी उस अर्थ का ग्रहण हो जाता है कि भोजन के लिए बोला जा रहा है। उसी को अध्याहार कहते हैं।
तो वाक्यों में बहुत सारे स्थानों पर या श्लोक में अर्थ को समझने के लिए अध्याहार करना पड़ता है। पीछे जो हमने पहला श्लोक किया था, कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीड़ितः व्यसनम केन न प्राप्तम कस्य सौख्यम निरंतरम। दोषः कस्य कुले नास्ति व्याधिना च कः न पीड़ितः अस्ति व्यसनम केन न प्राप्तम कस्य गृहे निरंतरम सौख्यम अस्ति। अब ये वाक्य बोल रहा हूं तो कुछ कुछ शब्द आपको पकड़ में आ रहे होंगे, उसमें मैंने कुछ शब्द जो जोड़े हैं आपको समझाने के लिए, उसी को अध्याहार कहते हैं। अब चलते हैं हम रचनानुवाद कौमुदी में तृतीय अभ्यास आज चलना है। पीछे द्वितीय अभ्यास में त्वम शब्द का, युष्मद शब्द का प्रयोग किया, त्वम युवाम यूयम, और इसके आपने बहुत सारे वाक्य भी बनाए हैं। उन वाक्यों के अंदर ही मैं कुछ पूछता हूं। तुम दोनों सत्य बोलते हो, नीलू जी। युवाम सत्यम वदसि, नहीं वदथः। तीनों में से कोई तो ठीक तो होगा ही। तू अब पुस्तक पढ़ रहा है, अरुण जी। पुस्तकं पठसि। तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो, रेशमा माता जी। तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो, युवा कदा पुस्तकानि पठतः। तुम दोनों राजा की रक्षा करते हो, दीपक जी। युवां नृपं रक्षति रक्षतः। युवां नृपं रक्षतः। जी दीपक जी, वाक्य को ठीक से शुद्ध करिए। यूयम हसंती। तुम सब हंसते हो। नहीं, वाक्य को शुद्ध करना है। यूयम हसंती। हस थ या थह? थ। यूयम पठन्ति, नीलू जी, वाक्य शुद्ध। यूयम पठतः। यूयम पठथः। अच्छा, यूयम पठतः। यूयम पठथ। युवां पठतः। त्वं नृपस्य रक्षसि, रेशमा माता जी। त्वं नृपं रक्षसि। त्वं पठ। अरुण जी, क्या अशुद्धि है यहां पर? पठ। पठसी होना चाहिए। पठसी होना चाहिए। वद धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष तक नीलू जी सुनाएंगे। वद धातु का लट लकार प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों। लट लकार। वदसि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों। वदति वदतः। वदति वदतः। या प्रथम एक वचन द्विवचन सुना रहे, मैं पूछ रहा हूं प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष। अच्छा, वदति वदतः, वदति वदसि।
मैं प्रथम पुरुष एक वचन नहीं पूछ रहा हूं, मध्यम पुरुष एक वचन नहीं, पूरा दीपक जी सुनाएंगे। प्रथम पुरुष पूरा और मध्यम पुरुष पूरा। वदति वदतः वदन्ति वदति वदतः वदत। लट लकार किसको कहते हैं अरुण जी? इसको कहते हैं लट लकार का मतलब क्या होता है? लट को लट बोलते हैं हम, क्यों बोलते हैं लट? लट का मतलब क्या होता है? हाँ रेशमा माता जी। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमाने लट, एक सूत्र है अष्टाध्यायी का। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। तृतीय अभ्यास देखेंगे। तृतीय अभ्यास में अस्मद शब्द को लिया गया है। अस्मद में अहम, आवाम और वयम प्रथमा विभक्ति ली है। अस्मद शब्द का क्या लिंग होगा नीलू जी? पुल्लिंग। दीपक जी। जी सर जी। अस्मद शब्द का क्या लिंग रहेगा? नहीं है सर जी। अच्छा नहीं रही। रेशमा माता जी। तो मैं तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसके लिए मैंने बताया था, आपने लिखा भी था, अलग से पूछ के भी लिखा था आपने। हाँ अरुण जी। उभयलिंग शब्द सर, सर्वनाम उभयलिंग शब्द है। हाँ इसको उभयलिंग भी बोल सकते हैं। एक और शब्द भी बता, अविशिष्ट लिंग। जी अविशिष्ट लिंग। यस, ये सर्वनाम में नहीं आता है ना? हाँ ये सर्वनाम के लिए प्रयोग हो सकता है, उभयलिंग के लिए प्रयोग होता है। तो इसको ये भी बोलते हैं जो अरुण जी ने बोला, उभयलिंग, विशिष्ट लिंग, अवशिष्ट लिंग बोल सकते हैं। प्राय प्रयोग होता है अवशिष्ट लिंग के लिए। अहम शब्द के साथ में उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। अभी तक आपने जो प्रथम पुरुष का प्रयोग किया था सह, तौ, ते के साथ, फिर त्वम, युवाम, युयम के साथ में मध्यम पुरुष का प्रयोग किया। अब अहम, आवाम, वयम के साथ उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष का मतलब हो गया पठति, पठत, पठन्ति, पठसी, पठत, पठामि, पठावह, पठामह। ये जो तीन है वचन तीन है, इधर भी वचन तीन है। तो यदि अहम है तो यहां पठामि, आवाम है तो पठावह, और वयम है तो पठामह। रमा शब्द का रूप दिया इधर, रमा। रमा मतलब होता है लक्ष्मी। बालिका मतलब बच्ची, लड़की। लता, लता मतलब लता जो बेल होती है, जैसे लौकी की बेल है, गिलोय की बेल है। कथा किसको बोल सकते हैं, इनको अंग्रेजी में कुछ बता दे। लता मतलब क्या बोलते हैं? वाइन है ना, वाइन। क्रीपर, क्रीपर। क्रीपर, ठीक है। मेरे को भी कुछ कुछ शब्द आएंगे आप लोगों के साथ पढ़ पढ़ के। क्लाइंबर्स, ठीक है। लता, कथा, कथा मतलब कहानी। यहां पर कथा का मतलब वाद नहीं है, कथा कहानी। क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेल। पाठशाला मतलब विद्यालय। विद्या मतलब ज्ञान, विद्या। अच्छा, विद्या और शिक्षा, इसमें कुछ भेद है या दोनों एक ही चीज है? क्या भेद होगा वेद में और शिक्षा में, विद्या में और शिक्षा में क्या भेद होगा?
करने से ही शिक्षा प्राप्त होता है। शिक्षण विद्या शिक्षण करने से होती है। जी विद्या से शिक्षा प्राप्त होती है। विद्या से शिक्षा प्राप्त होती है। एक्चुअली अकेडमिक प्लस स्पिरिचुअलिटी को मिलाकर जो होता है वो शिक्षा होती है। अकेडमिक होगा वो शायद विद्या होगी, ऐसा कुछ डिफरेंस था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ था डिफरेंस। अकेडमिक प्लस स्पिरिचुअलिटी जिसको हम कहते हैं, दोनों को मिलाकर जो होता है वो शिक्षा होती है। शिक्षा का संपूर्ण डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट। विद्या इज ओनली रिलेटेड टू योर एजुकेशन काइंड ऑफ थिंग, यानी एकेडमिक, यानी योर चैप्टर्स एंड योर बुक्स एंड एवरीथिंग। जी मैं हाँ जी उल्टा विद्या आधारित सत्य होती है, जैसे वेद है ये विद्या है। जो शिक्षा है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। ऐसा है तो सब सत्य विद्या ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, विशेषण क्यों लगाना पड़ा स्वामी जी को? इससे तो ये पता चलता है कि विद्या असत्य भी होती है, तब जाके विशेषण लग रहा है। जी सर, तो विद्या ये शिक्षा वही है कि शिक्षा और भी हो सकती है। नहीं, इस बात को पहले जो आपने प्रस्तुत किया, आपने कहा कि विद्या सत्य होती है, तो मैं बोल रहा हूं कि विद्या सत्य ही होती है, तो स्वामी जी को ये क्यों बोलना पड़ा कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ? सीधा बोल देते सब विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है, ऐसा बोल देते। लेकिन स्वामी जी ने उसके आगे विशेषण लगाया, तो इससे ये पता चलता है कि असत्य विद्या भी होती है। तो विद्या तो फिर सत्य रही नहीं, तो सत्य विद्या और शिक्षा में क्या भेद रहेगा? फिर तो दोनों ही समान रहेंगे सर। तो फिर शब्द का भेद क्यों है? पर्यायवाची शब्द हो गए। पर्यायवाची शब्द होने के पीछे कारण क्या है? लाइन है, इन दोनों में डिफरेंस है। जी मैं आपके सामने थोड़ा सा रखता हूं, उसको आप लोग थोड़ा विचार करके आइए। विद्लरी लाभे, विद्या में जो धातु है वो है विद्लरी लाभे, लाभ प्राप्त करने अर्थ में है। और शिक्षा में जो धातु है शिक्ष विद्योपादाने, शिक्षा में जो धातु है वो इस अर्थ में है कि विद्या का उपादान करना। ये दो प्रकार की धातुओं से शब्द सिद्ध होते हैं। अब मैं आपको इसमें दोनों शब्दों का कल अर्थ पूछूंगा, क्या आपका चिंतन क्या रहा शिक्षा और विद्या के विषय में? अभी आपने कहा धातु और ये सब बाउंस हो गया, थोड़ा आप लिख कर भेजेंगे? जी लिख करके भेज दूंगा या बोल के भेज दूंगा। जी क्योंकि अभी आपने कहा था मैं लिखने बैठूंगी तो 1 घंटा लग जाएगा, जी जी नहीं लिख पाएंगे। तो विद्या, सब गुण विद्या के साथ और भी अच्छे गुण अगर आते हैं, दोष नहीं होते हैं, तो वो शिक्षा होती है। वो तो आपको भी एक बार सोचना है। अभी उत्तर देंगे तो आपके फिर वो विचार व पक्ष नहीं रहेगा, विचार के आएंगे तो फिर आप थोड़ा उस पर डिस्कस कर सकते हैं। गुण मतलब आपकी सीधी, अभी आप जैसे आपने बात बोला तो इसका मतलब ये हो गया कि विद्या में गुण नहीं होते। गुण मतलब अच्छे गुण। हाँ वही, अच्छे गुण विद्या में नहीं होते, ऐसा नहीं, मतलब विद्या के साथ साथ अच्छे गुण होंगे तो शिक्षा। विद्या तो आपने बोला ना असत्य भी हो सकती है। शिक्षा असत्य नहीं हो सकती। नहीं, शिक्षा क्योंकि दोषों से रहित होती है। ये कहां से सिद्ध हुआ? मतलब विद्या प्लस अच्छे गुण शिक्षा हुई तो इसमें दोष नहीं आएंगे। विद्या प्लस अच्छे गुण जो आप बोल रहे हैं, विद्या प्लस अच्छे गुण बराबर शिक्षा जी। लेकिन वहां तो जो मैं बता रहा हूं वहां तो उल्टा है, शिक्षा विद्योपादान है, शिक्षा से विद्या की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा है। तो इसको एक बार थोड़ा सोचिए, सोच के आएंगे तो अच्छा उत्तर मिलेगा जी। तो अब एक धातु बता रहे हैं यहां पर, आंग उपसर्ग पूर्वक गमलरी धातु, गम धातु दिया हुआ। तो आगच्छति, पीछे आपने पढ़ा था गच्छति, गच्छति मतलब जाता है, आगच्छति मतलब आता है। तो रूप वैसे ही चलेंगे सेम, आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति, आगच्छसि आगच्छतः आगच्छथ, आगच्छामि आगच्छावः आगच्छामः। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों प्रकार के पुरुष दे दिए। प्रथम पुरुष का प्रयोग कहां होता है ये आपको पता चल गया, सह तौते। मध्यम पुरुष का प्रयोग कहां होता है? युष्मत के साथ त्वम युवाम युयम।
और अस्मत् का प्रयोग होगा अहम आवाम वयम। इसी प्रकार दृश्य धातु, दृश्य धातु को पश्य आदेश होके पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, देखता है। पश्यसि, पश्यतः, पश्यतः, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। फिर अगला धातु दिया है स्था। स्था मतलब रुकना, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। फिर पा धातु दिया पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबथ, पिबामि, पिबावः, पिबामः। घ्रा धातु दिया जिघ्रति, घ्रा मतलब सूंघना, जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, जिघ्रसि, जिघ्रथः, जिघ्रथ, जिघ्रामि, जिघ्रावः, जिघ्रामः। सद धातु दिया, सद मतलब होता है बैठना, सीदति, सीदतः, सीदन्ति, सिट डाउन बोलते हैं ना, वो यहीं से गया है। सीदति, सिद्धतः, सीदति, सीदतः, सीदन्ति, सिदसि, सिदथः, सिदथ, सिदामि, सिदावः, सिदामः। सिदामि, सिदामि, ह्रस्व, सिदामि नहीं, वहां सद धातु को सीधा आदेश हो जाता, सीदति दीर्घ होगा, दीर्घ। ये गम आगम धातु, दृश्य धातु, स्था धातु, पा धातु, घ्रा धातु और सद धातु, इनके प्रयोग आपके आएंगे जो वाक्य बनाने के लिए देंगे। उसमें रमा शब्द का रूप जैसा चलेगा वैसे ही विद्या, बालिका, लता, कथा, क्रीड़ा, इन शब्दों के भी रूप चलेंगे। रमा शब्द कैसे है? रमा, रमे, रमा, वो पीछे दिया है वहां पर। रमा शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप स्मरण करो, तो इसको याद कर लेना, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। अभी याद कर लेंगे तो बाद में लोड नहीं आएगा, ठीक है ना। दो दो विभक्ति दे रहे, बाद में फिर एक साथ कहीं रूप देंगे ये, इसलिए दो दो विभक्ति करके याद कर लीजिए, नहीं तो फिर युक्ता यशिता की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। उत्तम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह, बहुवचन में आमह लगेगा, जैसे कि पठामी, पठावह और पठामह। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे। लट लकार का अर्थ मैंने बताया था आपको वर्तमान काल। अब एक और लकार बता रहे, लोट लकार। लोट लकार का अर्थ होता है आदेशात्मक, पठतु, पढ़ो। आदेशात्मक जब अर्थ होगा तो लोट लकार का प्रयोग होगा। लंग लकार, जो अकरोत, मैंने कर लिया, जब कार्य संपन्न हो जाता है तो उसके लिए बोला जाता है। विधिलिंग, जहां विधान किया जाता है, एवं भवेत, एवं कुर्यात, ऐसे करो। इन धातुओं के रूप होते गच्छति, आगच्छ, आगच्छति, पश्यति, तिष्ठति, पिबति, जिग्रति, सीदति। और रिट लकार भी बताएंगे जिसका भविष्यत काल होता है, भविष्यति, गमिष्यति। तो ये लकार आपके आएंगे, अभी केवल इन्होंने लकारों के नाम बताए हैं। एक आदेश, लोट आदेश कहा आपने जी। लोट लकार का जो प्रयोग होगा वो आदेशात्मक अर्थ में होगा। और विधिलिंग की आदेश है क्या? विधिलिंग विधानात्मक चीज होती है, विधान किया जाता है। आदेश और विधान में अलग अंतर है। आदेश होता है कि करना ही है, ऑर्डर, और एक विधान बताया जाता है कि ऐसा करना चाहिए। अच्छा, जी। लंग में जो कार्य संपन्न हो गया है उसके लिए। अच्छा। और आगे आएगा रिट। 5 लकार अभी आपको इसमें सिखाएंगे इस कौमुदी में। तो 5वां लकार रहेगा रिट। रिट को बोले भविष्यत काल के लिए। पठिष्यामि, पढ़ूंगा, पठिष्यति, पढ़ेगा, इस अर्थ में। अब आपने बचपन में सीखी हुई चीज को एक बार दोबारा ये लोग रिपीट करवा रहे हैं, वर्णमाला, लेकिन उसका ढंग थोड़ा अलग होगा। क ख ग घ या ABCD आपने वहां सीखा होगा, तो अभी संस्कृत का क ख ग सीखना है आपको। तो इसमें वर्णमाला बता रहे, कोष्ठक में पारिभाषिक नाम दिए ने स्मरण करिए। कवर्ग किसको बोलते हैं? तो 25 वर्ण को 5 वर्गों में बांटा, यानी 5 के विभाग कर दिए 5। क से लेके ङ तक, क ख ग घ ङ कवर्ग, च छ ज झ य चवर्ग, ट ठ ड ढ ण टवर्ग, त थ द ध न तवर्ग, प फ ब भ म, ये हो गया पवर्ग।
इसके बाद में श, श, स और ह, इसको बोलते ऊष्म। य, र, ल, व, इसको बोलते अंतस्थ। अब है अ, ई, उ, रील, री, ये ह्रस्व वर्ण हो गए। फिर आ, ई, उ और री, ये 4 वर्ण दीर्घ होते हैं, और कोई वर्ण दीर्घ नहीं होते। लृ वर्ण कभी दीर्घ नहीं होता है। लृ वर्णस्य दीर्घा न संति, लृ वर्ण कभी भी दीर्घ नहीं मिलता। ए, ऐ, ओ, औ, इसको संध्यक्षर बोलते हैं अथवा मिश्रित वर्ण बोलते हैं। इन संध्यक्षरों की दीर्घ के अंदर भी गिनती होती है। और अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार तो जो ऊपर बिंदी होती है उसको अनुस्वार बोलते हैं, और चंद्र बिंदु होता है उसको अनुनासिक बोलते हैं। चंद्र बिंदु मतलब चंद्र की तरह करके उसके अंदर एक बिंदी सी होती है, उसको चंद्र बिंदु कहते हैं। और विसर्ग, विसर्ग मतलब पीछे 2 बिंदी, राम, ह, जो हम बोलते हैं। तो सूचना दे रहे वर्ग के प्रथम क अक्षर अर्थ के क, च, ट, त, प, द्वितीय वर्ग का प्रथम कौन सा वर्ण है? तो पहले वर्ग का क, दूसरे वर्ग का च, तीसरे वर्ग का ट, चौथे वर्ग का त और पांचवें वर्ग का प। फिर द्वितीय वर्ण कौन सा है? तो ख, फिर छ, फिर ठ, फिर थ और फिर फ, ये द्वितीय वर्ण हो गए। तो ये अभी कुछ गणित है यहां पर। इन गणित के आधार पर भी बहुत सारे व्याकरण के नियम सिद्ध होते हैं। वहां पर आपको केवल इतना बोलेंगे कि वर्गों के प्रथम अक्षर की प्राप्ति होती है, वर्ग के तृतीय अक्षर की प्राप्ति होती है, तो वो उतने मात्र से समझ जाना कि इन इन वर्णों को कहा जा रहा है। नियम संख्या 5, अच हीनम परेण संयोज्यम। जो शब्द अच से हीन है उसको सामने वाले के साथ में जोड़ देना चाहिए, पर के साथ में जोड़ देना। जो हल, ऐसा जो हल जिसमें स्वर नहीं है, ऐसे को यदि बाद में स्वर है तो उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में अहम, अद्य, अहम में जो म है वो हलंत है, आधा है, म अकेला, उसमें अच नहीं है। अहम प्लस अद्य, तो ये म जो आधा है उसके अंदर अ जुड़ जाएगा, अहम अद्य। त्वम इदानीम, त्वम इदानीम। इस तरीके से अच नहीं है यदि अंतिम वर्ण में और आगे अगले शब्द में अच है तो वो अच इस व्यंजन के अंदर चला जाएगा। व्यंजन मतलब हो गया क, ख, ग, घ, और स्वर मतलब हो गया अ, आ, ई वगैरह। यह नियम ऐच्छिक है, कोई कोई जोड़ते हैं, कोई कोई नहीं जोड़ते, लेकिन वास्तविक संस्कृत जहां आपको दिखेगी वहां पर सब स्थानों पर जुड़ा हुआ ही दिखेगा। यह आपका तृतीय अभ्यास पूरा हुआ। तो ये इसमें आपको कल तृतीय अभ्यास का लेखन कार्य करना है। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये सब लिख करके आप भेजेंगे। ठीक है जी। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।